नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ की बात। एक तरफ जहां आपको खांसी जुकाम जैसी समस्याएं देखने को मिलेंगी, वहीं दूसरी तरफ अस्थमा की एक गंभीर समस्या भी आप लोगों में देखने को मिलती है। आज हम हेल्थ की बात में बात करेंगे अस्थमा को लेकर, क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर प्रदूषण की समस्या भी बढ़ रही है और प्रदूषण के साथ साथ अस्थमा को लेकर अगर बात करें तो किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है, इसी पर आज नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि अस्थमा है क्या, ये होता कैसे है, इसके क्या कारण है और इसके लक्षण क्या कुछ हो सकते हैं और आने वाले समय में इससे क्या घातक परिणाम हो सकते हैं। अस्थमा क्या है? अस्थमा एक श्वसन संबंधी स्थिति है, यानी जो सांस है उससे संबंधित ये बीमारी है। आपको ये भी बताना चाहेंगे, इस केस में ब्रोंकियल ट्यूब में सूजन हो जाती है। यानी ये अस्थमा क्या है, किस तरह के इसके कारण है, कैसे ये होता है, ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मांसपेशियों के बीच से हवा पास करने में दिक्कत होती है, ये एक इसका जो है एक अंग है। इसके साथ ये भी बता दें, सांस लेने में परेशानी भी बढ़ जाती है। यानी जब अस्थमा होता है तो इस तरह की चीजें होती हैं, इस तरह की दिक्कतें होती हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो अस्थमा जो है वो काफी ज्यादा घातक हो सकता है। यानी इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके जो परिणाम हैं वो बहुत ज्यादा घातक हो सकते हैं। अस्थमा के कारण क्या है? परिवार में पहले से किसी को यह बीमारी होना, उस कारण भी आपको अस्थमा हो सकता है। इसके साथ धुएं और हवा में अन्य प्रदूषण तत्व अगर होंगे तो वो भी एक अस्थमा होने का कारण हो सकता है। उसके साथ साथ बचपन के दौरान कुछ सांस संबंधी संक्रमण, यानी अगर बचपन में सांस से संबंधित कोई संक्रमण होता है तो उससे भी आपको अस्थमा हो सकता है। बाहरी एलर्जी जैसे फंगस, वायु प्रदूषण, ठंडी हवा, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। और आज प्रदूषण भी काफी ज्यादा फैल रहा है, वो भी एक कारण हो सकता है। धूम्रपान से अस्थमा होता है, यानी अगर आप रेगुलर बेसिस पे धूम्रपान करते हैं या धूम्रपान करते हैं तो आपको अस्थमा हो सकता है। लक्षण क्या है? बार बार खांसी आना, सीने में जकड़न, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, बात करने में कठिनाई हो सकती है, घबराहट हो सकती है, छाती में दर्द हो सकता है और साथ ही साथ तेजी से सांस जो है वो आ सकती हैं। ये लक्षण हैं अस्थमा के। यानी अगर इस तरह की चीजें आपके अंदर हो रही हैं तो आपको अस्थमा हो सकता है। अस्थमा को रोकने के उपाय क्या है ये भी बताते हैं। दवा के मरीज को सर्दी और धूल भरी जगह से बचना चाहिए, यानी इन जगहों से अस्थमा को रोकने के उपाय हैं, वहां से बचना चाहिए। घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाकर निकले और डॉक्टर्स ऐसे भी सलाह करते हैं कि आप आमतौर पर भी अगर आप बाहर कहीं जाते हैं तो मास्क पहने, जिन जगहों पर ज्यादा पोल्यूशन है, प्रदूषण है। और साथ ही साथ सर्दी के मौसम में धुंध में जाने से बचें। यानी सबसे बड़ा जो कारण है वो प्रदूषण है। दिल्ली के अंदर आज फिर से 800 के पार प्रदूषण पहुंच चुका है। ताजा पेंट, खुशबूदार इत्र से जितना हो सके बचें। आजकल जो खुशबूदार इत्र यानी जो परफ्यूम का इस्तेमाल किया जाता है उसको कम करें। और साथ ही साथ धूम्रपान, लगातार हम आपसे कह रहे हैं कि धूम्रपान जो है वो इसके पीछे सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। और धूम्रपान से और भी कई सारी जो समस्याएं हैं वो एक व्यक्ति के अंदर हो सकती हैं, तो इससे भी आप दूर रहें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ हमारे जो गेस्ट आज के हमारे जो मेहमान हैं उनके साथ रूबरू होते हैं और आज की चर्चा शुरू करते हैं कि अस्थमा क्या है और कैसे इस तरह से इस अस्थमा से बचना चाहिए। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे दोनों मेहमान हैं। सबसे पहले डॉक्टर नरेश चावला जी हैं, वीपीडीएमसी से हैं। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दूसरे हमारे जो मेहमान हैं वो डॉक्टर राज मेहता हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, ये भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। दोनों मेहमान हमारे टीवी स्क्रीन पर हैं। डॉक्टर नरेश जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगा। पहले तो मैं मेहता जी का भी, डॉक्टर मेहता जी का भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। जी मेहता जी, पहला सवाल डॉक्टर नरेश चावला जी आपसे रहेगा, क्योंकि लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और पहले भी आपसे मैंने जानने की कोशिश की थी कि किस तरह से प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार दिल्ली के अंदर बढ़ रहा है। और आज का AQI देखा जाए तो लगभग 800 से 900 के आसपास कुछ इलाकों का था। तो ऐसे में सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि अस्थमा है क्या और ये कैसे होता है, और दिल्ली में जो इस वक्त प्रदूषण की समस्या है ये इस बीमारी से संबंधित कितना ज्यादा घातक हो सकता है? देखिए शीतल, ये बहुत दुर्भाग्यवश है। हम अस्थमा की बात उस आपके चैनल पे उस मौसम में कर रहे हैं। पिछले आज 3 हफ्ते हो गए हैं,
प्रदूषण आज से 3 दिन पहले थोड़ी बारिश आ गई थी, थोड़ा कम हो गया था। पहले 5, 7, 800, 900, 1000 तक भी गया हुआ है। वो अब कल जब दिवाली के जी। पटाखे ज्यादा छूटे हैं तो वो है। जहां तक अस्थमा डेफिनेशन वाइज कहा जाता है, जो रिवर्सिबल यानी कि ऐसा सांस की नालियां जिनको कि हम नॉर्मली ब्रोंकाई कहते हैं, उनको उनका सकरा हो जाना, उनका 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 नैरोइंग हो जाना। लेकिन इसको हम मैंने खास शब्द इस्तेमाल किया है, रिवर्सिबल, यानी कि ये पूरी तरह डैमेज नहीं हो जाना। अगर डैमेज होता है तो उसको हम सीओपीडी कहना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आम लोगों के लिए जानना इतना जरूरी है, अस्थमा एक ऐसी सांस की कंडीशन है जिसमें सांस की नलियां सक्रिय हो जाती हैं और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, पेशेंट को रिपीटेड खांसी आ सकती है, पेशेंट बार बार कहेगा मुझे कफ होता है, पेशेंट को छाती में दर्द हो सकती है, और प्लस साथ में अगर वायरल फीवर टाइप या वायरल ब्रोंकाइटिस ऐड हो जाए और उसके बाद बैक्टीरियल हो जाए तो पेशेंट को पीला कफ होना शुरू हो जाता है। और जो फैक्टर्स आपके जो ग्राफिक्स ने मेंशन किए हैं बिल्कुल ठीक किए हैं। ये जेनेटिक भी इसका जेनेटिक भी बेसिस हो सकता है। दूसरा, ये जो आज की तारीख में प्रदूषण है, धूल मिट्टी है, ये पोलन्स हैं, परफ्यूम्स हैं, पेंट्स हैं, और सबसे बड़ा ये प्रदूषण, ये तो कितना नुकसान करता है हमें खुद भी नहीं मालूम, लेकिन हमें मालूम है दिल्ली शहर में, बल्कि दिल्ली इज ए वेरी बैड सिटी विज़ द होल कंट्री। अगर आप यही चीज जाके दूसरे देशों में देखें, दूसरे टॉप वेस्टर्न कैपिटल्स में देखें, तो ये नहीं कि वहां भी अस्थमा नहीं होता, लेकिन वहां इतना बुरा हाल नहीं होता, पेशेंट को ठीक करना थोड़ा आसान होता है। हमारे देश में तो अस्थमा से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई तो आपको याद बता दूं शीतल, आज से 20, 30, 50 साल पहले इसको हम दमा कहते थे, वो कहा जाता था दमा हो गया तो बंदा मर के ही ठीक होगा। ऐसा अब नहीं है। आज की तारीख में हमारे पास ऐसी दवाएं हैं जो सांस के थ्रू दी जा सकती हैं और पेशेंट बड़ी आसानी से ठीक हो सकते हैं। हमारे पास अच्छी बेहतर दवाएं हैं, बट पेशेंट को साथ साथ दवाओं के अलावा प्रदूषण से बचाना, गलत चीजों से बचाना, परफ्यूम्स, पेंट्स, पोलन से बचाना, अगर ऐसा हम करें और प्लस साथ में रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस मिले, तो कुछ योगा मिले, तो मैंने ऐसे हजारों पेशेंट पिछले 40 साल में देखे हैं जो पूरी तरह से ठीक किए जा सकते हैं। पेंट और परफ्यूम की आपने बात की, ये इस कैसे रिलेट करता है इस अस्थमा से? क्या खुशबू ज्यादा या फिर इसमें कोई पार्टिकल्स होने की संभावना होती है? ये कैसे रिलेट करता है इस चीज से? देखिए, मैं बता दूं आपको शीतल कि बेसिकली अस्थमा एक एलर्जिक कंडीशन है। एलर्जिक कंडीशन का मतलब पेशेंट की जो पेशेंट की नालियां हैं, वो उसमें कुछ ऐसे केमिकल रिस्पॉन्स आता है जिससे उसकी नालियां बंद हो जाती हैं। ठीक है। अगर इस किस्म के एक्सटर्नल स्टिमुलस से हम उस पेशेंट को बचाएंगे तो पेशेंट को ऐसे अटैक्स कम से कम आएंगे। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ मेरे दूसरे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, राज मेहता जी, डॉक्टर राज मेहता जी। डॉक्टर साहब, आपसे मैं कारण जानना चाहूंगा अस्थमा के, आखिर किस कारण ये अस्थमा जो है होने की संभावना ज्यादा रहती है, और कैसे कैसे हमें अस्थमा से होने से, बचने से, न होने से जो है हमें पहले से ही सावधान रहना जरूरी है कि हमारे अंदर अस्थमा ना हो। और दूसरा सवाल ये भी रहेगा कि इसका एज ग्रुप क्या है? क्या बचपन में भी हो सकता है या बुढ़ापे में हो सकता है? अगर होगा तो कैसे होगा? थोड़ा सा वो समझाइए संक्षेप में। जो एस्थमा है प्रैक्टिकली, डॉक्टर मेहता जी। जी जी, आवाज आ रही? जी जी जी। ठीक। सो ये जो एस्थमा है, इसमें दो चीजों का कंट्रीब्यूशन रहता है, दो चीजों का इसमें योगदान रहता है। पहला है जेनेटिक्स। तो जो एस्थमा है वो एक तरह की बॉडी के अंदर जो सांस की रस्ते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन है, यानी कि उनकी सूजन है, उनकी जकड़न है, जिसके लिए जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। जिन फैमिलीज में पहले से एलर्जी की हिस्ट्री है, चाहे वो नाक की एलर्जी हो या सांस की एलर्जी हो, उनमें ऐसा पाया गया है कि बच्चों में भी और बड़ों में भी फिर ये आगे चल के एस्थमा का रिस्क बढ़ जाता है। कितने प्रतिशत इसमें संभावना है? अगर जेनेटिक में हम देखें, जेनेटिकली जो फैलता है या जो आता है, तो ये कितने प्रतिशत संभावना है? क्या ज्यादातर अगर देखें हम, तो क्या 90 से 100% जरूरी है कि एक जेनेटिकली जो है वो एक पेरेंट से जो है उनके बच्चों में भी आ जाए अस्थमा? जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो ऐसा पाया गया है कि यदि पेरेंट्स में से किसी एक को भी एस्थमा है,
तो या ऐसे केसेस से जुड़ी हुई कोई एलर्जी है जो सांस से जुड़ी एलर्जी है, तो ऐसे में पाया गया लगभग 25% चांस है कि उनकी आगे की जनरेशन यानी कि नेक्स्ट जनरेशन है उसमें ऐसा पाया जा सकता है। अगर दोनों पेरेंट्स में है तो ये रिस्क बढ़ के लगभग 40 से 50% हो जाता है। परंतु फिर भी जो 50% केसेस हैं उनके अंदर ऐसा मिला है कि वो नाइव केसेस हैं, यानी कि उनमें पहले से फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उनमें कभी इस तरह का प्रीवियस जनरेशन में या पिछली जो उनकी जनरेशन है उनमें नहीं मिलता है एस्थमा, परंतु फिर भी उनके अंदर जो है एस्थमा के गुण पाए जा रहे हैं। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि आजकल बढ़ती पोल्यूशन और जिस तरह का हमारा खान पान है, रहन सहन है, उसका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। परंतु यदि कोई बच्चा जेनेटिकली पहले से ही उसमें वो जीन्स उपलब्ध है किसी उसके पेरेंट्स में या इवन पिछले जनरेशन में अगर जीन्स हैं तो उसमें वो रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो एनवायरनमेंट एक और जी 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 एक और छोटा सा सवाल है, अगर जेनेटिकली होने की संभावनाएं बनती हैं तो वो किस उम्र तक, यानी एक बच्चे में अगर होता है, पेरेंट्स एक बच्चे में होता है तो किस उम्र तक उसको ये उत्पन्न होगा या पता लग पाएगा कि बच्चे में भी इस तरह की चीजें हैं? वो कौन सा एज ग्रुप हो सकता है? क्या बचपन में ही पता लगेगा या थोड़ा बड़ा होके? जी तो इसमें दो तरह के पैटर्न होते हैं। जो पहला सबसे कॉमन पैटर्न है वो ये है कि बहुत छोटी उम्र में ही देखा जाता है कि बच्चे को किसी कारण से सांस की कोई तकलीफ हुई, जैसे कि ठंड लग गई, निमोनिया बन गया, और उसके बाद उन बच्चों में पाया गया कि बार बार उनको सांस की तकलीफ हो रही है। तो नॉर्मल अगर किसी बच्चे को जुकाम खांसी होगा तो शायद 1-2-3 दिनों में ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो इस तरह के बच्चों में जब सांस होने लगता है, जुकाम होता है, तो कई बार वो बिगड़ के सांस की तकलीफ में बदल जाता है। और अगर सांस की तकलीफ हुई है तो हो सकता है वो ठीक होने में ज्यादा समय ले रही है या वो बार बार आ रही है, जैसे हर महीने 2 महीने में फिर से उसको सांस की तकलीफ होने लगी। छोटे छोटे ट्रिगर्स जैसे धूल मिट्टी से, परफ्यूम से, या पेंट का काम हो रहा है घर पे या आसपास कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, या जैसे कल दिवाली की वजह से काफी धुएं का लेवल बढ़ गया था, या पराली जलाई जाती है, गोसे उपले जलाए जाते हैं, इन कारणों से वो ट्रिगर हो सकते हैं यानी कि छिड़ सकते हैं। तो जो नॉर्मल बंदों का जुकाम खांसी होगा वो जल्दी ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी वापस नहीं आएगा। परंतु जो एलर्जिक बच्चे हैं, जो एस्थमा के बच्चे हैं, उनमें ऐसा पाया जाता है कि ये बार बार होता है। तो ऐसे केसेस में अगर बहुत छोटी उम्र से ही सांस की तकलीफें बार बार आ रही हैं तो आपका यदि डॉक्टर जिनको आप बार बार दिखा रहे होंगे जाके, तो वो फिर अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं कि शायद ये एस्थमा हो सकता है। कुछ बच्चों में बचपन में कई बार उतना बुरा नहीं होता, परंतु बाद में जब वो बड़े होने लगते हैं तब ट्रिगर मिलने से भी कई बार ऐसा होता है कि टीनेज में जाके या एडोलेसेंट एज जो कि 14, 15, 18 साल की उम्र में जाके पहली बार उनको सांस की तकलीफ होती है, दमा बनता है। कई बार ऐसा पाया गया कि छोटे शहर में जब वो रह रहे थे तो वहां पे उनको उतनी शायद दिक्कत नहीं हो रही थी, फिर किसी कारण से पढ़ाई या जॉब के लिए उनको दिल्ली एनसीआर में शिफ्ट होना पड़ा, वहां पे थोड़ा पोल्यूशन का लेवल और ज्यादा था और वो ट्रिगर हो गए और अब उनको एस्थमा जैसे लक्षण आने लगे। तो ये 2 प्रकार के लक्षण उसमें पैटर्न पाए जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर नरेश जी आपसे जानना चाहूंगा, अगर गांव की बात की, डॉक्टर साहब ने बताया कि गांव के इलाके हैं जहां पे पेड़ पौधे हैं, जहां पे जो पर्यावरण है वो शुद्ध दिखाई देता है या शुद्ध होता है, वहां के मुकाबले और शहरों के मुकाबले जहां पर पॉल्यूशन का स्तर ज्यादा है, तो उन दोनों के मुकाबले देखा जाए तो कहां पे अस्थमा का ज्यादा खतरा है? और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस वक्त जो पॉल्यूशन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है दिल्ली वासियों को? का तो सबसे ज्यादा बुरा हाल है। दिल्ली एनसीआर को मैं दोनों को इंक्लूड करूंगा। आपने एक गांव के माहौल से एक शहर के माहौल का मुकाबला करने की कोशिश की है। आई वुड क्लियरली से द विलेज पीपल आर डेफिनेटली बेटर। वहां इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी नहीं है, वहां वेहिकुलर पॉल्यूशन भी नहीं है। पराली का मैं नहीं दूंगा, पराली होगी तो बहुत कम समय के लिए होगी। बेसिकली अगर मैं दिल्ली के आसपास के स्टेट्स की बात करूं, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तो ये बहुत बड़े स्टेट्स हैं। तो इनमें हवा अक्सर हमें लोग कहते हैं, जो मेरे पेशेंट्स दिल्ली में मेरे पास आते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब पंजाब गया था, वहां तो सब कुछ अपने आप ही ठीक हो गया जी, वहां तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। तो ऑब्वियसली द पोल्यूशन इज मोर, द इंसिडेंस ऑफ एस्थमा इज मच मोर इन दिल्लीइट्स। इसमें दिल्ली में रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा है। प्रदूषण का बुरा हाल तो आप देख ही रहे हैं, चाहे वो दूसरे प्रदेशों की इसके जलाने की वजह से है, अपनी वो स्टबल को जलाने की वजह से है, चाहे इंडस्ट्रियल है, चाहे तीसरा एक वो चीज भी है जो हमारे शहरों में, जैसे दिल्ली में मैं कहूंगा, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, धूल मिट्टी बहुत ही ज्यादा है।
धूल मिट्टी का जहां भी देखो, हमारी दिल्ली के हर गली में 2-4 मकान बन रहे होते हैं टाइम पे, और उनको हमारे यहाँ पॉलिथीन से उन मकानों को कवर नहीं करते। ऐसे दूसरे दूसरे देशों में ये काम होता है कि मकान को कवर करके बनाना पड़ता है। तो यहाँ तो जो माल आएगा गिरेगा वो धूल मिट्टी बनेगी। प्लस हमारी सड़कों पे आप देखेंगे तो छिड़काव नहीं होता। लंदन की सड़कों में सुबह सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के सारी सड़कों पर छिड़काव होता है। तो वी दिल्ली पीपल आर समहाउ वेरी बैडली प्लेस्ड कि यहाँ इंसिडेंस ऑफ एस्थमा भी ज्यादा होगा, एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि नाक का बहना, वो ये साइनोसाइटिस तकलीफें भी काफी ज्यादा हैं। वो ऐसी तकलीफें हैं शीतल, मैं तुम्हें बता दूं, लोग बहुत सफर करते हैं। वो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन से छोड़ के तब होम्योपैथी में चले जाएंगे, आयुर्वेद में चले जाएंगे, लेकिन कहीं भी उनको पूरा रिलीफ नहीं मिल पाता, बिकॉज दो सर फैक्टर्स सावधानियां कर अगर रहे होते हैं। सावधानियां अगर देखी जाएं, जी सावधानियां देखी जाएं तो किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है अस्थमा से पहले? देखिए शीतल, मैं बता दूं, डिस्पाइट ऑल इल्स, अगर एक आदमी एक इंडिविजुअल पर्सन अपने फिजिशियन के टच में रहता है या अपने चेस्ट पीसेस के टच में रहता है, नंबर 1, जबरदस्ती की बेतुके खाने, बाहर के जंक फूड्स नहीं खाता है, अपने घर का एक पौष्टिक आहार और सिंपल खाना खाता है, फालतू की स्पाइसेस यूज नहीं करता है, और इसके भी इंपॉर्टेंट अपना, अगर पेशेंट को कोई ऐसी दवाएं दी गई हैं जो एरोसोल्स में हैं, नेबुलाइजर्स में हैं या इनहेलर्स में हैं, टाइम पे लेता है। प्लस इसके ऊपर मैं एक चीज हमेशा कहूंगा, अगर किसी किस्म का आप थोड़ा योगा प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं या कुछ रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करते हैं तो मैंने ऐसे कई हजारों पेशेंट देखे हैं पिछले 30-40 साल में जो आसानी से पूरी तरह कंट्रोल्ड रहते हैं और ठीक रहते हैं। देखो, प्रदूषण तो दिल्ली में वहीं का वहीं रहेगा। आज की तारीख में आप मास्क पहन के चलिए, फालतू के टाइम बाहर ना निकलिए। पर्टिकुलरली जो हमारे छोटे बच्चे हैं और जो ऐसे पेशेंट्स जिनको की दूसरी बीमारियां भी साथ में लगी हुई हैं, जिनको कोई साथ में COPD साथ में चल रहा है, साथ में कोई हार्ट डिसीज है, लंग डिसीज है, किडनी डिसीज है, कोई लिवर डिसीज है, वो कोशिश करें कि सुबह 9-10 बजे से पहले घर से बाहर निकलें और शाम को 4-5 के बाद ना निकलें। तो उनका मैं समझता हूं एस्थमा बिगड़ने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर मेहता जी, आपके पास आऊंगा। सिम्टम्स की बात करें, लक्षणों की बात करें तो कुछ लक्षण हमने भी ग्राफिक्स के जरिए जरूर बताए हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप फिर से बताएं कि क्या मुख्य लक्षण हैं जिससे एक इंसान को, एक व्यक्ति को ये पता चल पाएगा कि वाकई में उसे लक्षण है और किस स्टेज पे उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी एक बीमारी है, सांस से जुड़ी बीमारी है, क्योंकि दिक्कत भी कर सकती है। और दूसरी बात, बाकी अंगों की बात करें जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो हार्ट है या बाकी चीजें हैं, वहां पर कितना असर है इसका? जी, तो ये बहुत जरूरी है जानना कि किस तरह के लक्षण प्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज किसी भी माँ बाप के लिए, सपोज मैं जैसे बच्चों का डॉक्टर हूँ, तो जब हम देखते हैं हमारे पास कई बार माँ बाप आते हैं और वो बोलते हैं कि इसकी खांसी कई दिनों से ठीक नहीं हो रही है, या ये दिन में तो ठीक रहता है, रात को एकदम जो है ज्यादा खांसी होने लगती है इसकी, या कभी कभी जो है, और बच्चे जितना खेल भाग दौड़ पाते हैं, हमारा बच्चा उस तरह से भाग नहीं पाता, जल्दी सांस चढ़ जाते हैं इसको। तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं, कई बार पेरेंट्स इसको समझ नहीं पाते कि ये भी दमा के लक्षण हो सकते हैं। वो इसको किसी और फॉर्म में सोचते हैं, जैसे कि खांसी, बिगड़ी हुई खांसी के रूप में लेते हैं। कई लोग इसको गांव में जो है निमोनिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वो टेक्निकली अलग शब्द है, लेकिन वो इसको निमोनिया नाम से ही बोलते हैं बजाय इसको दमा या अस्थमा बुलाने के। शायद उनके मन में भ्रांतियां हैं, या शायद वो दमे का नाम सुन के घबरा जाते हैं कि कहीं सारी उम्र के लिए दवाइयां लेनी पड़ेंगी, डॉक्टर बोलेंगे ऐसा सोच के वो छोड़ देते हैं। परंतु ये हमें समझना चाहिए कि अगर लंबी चल रही खांसी है, रात को ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है, बच्चा नींद में से उठ के जोर से खांसने लगता है, या छोटे बच्चे हैं तो खांसते खांसते कई बार उल्टी भी कर देते हैं, ये दमे के लक्षण हो सकते हैं। यदि छाती में जकड़न सी महसूस हो रही है, खुली हवा में जाने का मन कर रहा है, सांस लेने का अंदर तकलीफ हो रही है, ये भी दमे के लक्षण हो सकते हैं। यदि आप थोड़ी देर पहले बिल्कुल ठीक थे और सडनली आपको किसी ट्रिगर के बाद जो डायबिटीज से जुड़े पेशेंट हैं या फिर ब्लड प्रेशर से जुड़े पेशेंट हैं या हार्ट से जुड़े पेशेंट्स हैं, अगर उनको अस्थमा होता है तो कितना ज्यादा प्रभावित तो हो सकता है उनके ऊपर, कितना ज्यादा प्रभाव हो सकता है? जी, किसी भी प्रकार की यदि दो बीमारियां एक साथ होती हैं तो आमतौर पे उसमें रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। यदि किसी को पहले से डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो ऐसे केसेस में यदि साथ में दमा भी हो जाता है तो ऐसे में कुछ तरह की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है। जैसे कि अगर किसी को हाइपरटेंशन है या हार्ट डिजीज है,
उसको साथ में दमा हुआ है तो उसको सांस लेने में तकलीफ बढ़ेगी, तो इससे उसके हार्ट पे लोड बढ़ेगा, बीपी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। सेम यदि किसी को पहले से डायबिटीज है, अभी जो दवाइयाँ दमे में इस्तेमाल होती है कभी कभी उनसे शुगर का जो कंट्रोल है वो थोड़ा बिगड़ सकता है, जिस कारण से उसको फिर डायबिटीज भी उनके साथ में बिगड़ सकती है। प्लस यदि वह पहले से सपोज डायबिटीज से ग्रसित है और साथ में उनको दमे की बीमारी हुई है, ऐसे में उनका बार बार बीमार होने के कारण शुगर का कंट्रोल खराब हो सकता है। शुगर की दवाइयाँ जो हम साथ में ले रहे हैं और साथ में अगर सांस की तकलीफ है तो ऐसे में उनका हॉस्पिटलाइज होने का खतरा बढ़ जाता है। हार्ट डिजीज के पेशेंट है तो डायबिटीज भी साथ में हो तो साइलेंट एमआई का खतरा बढ़ जाता है। तो यदि हम इसको सिंपल समझे तो कभी भी एक बीमारी के साथ यदि दूसरी बीमारी है तो ये रिस्क को बढ़ा देंगी, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन और इवन सीरियस होने का खतरा थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है डॉक्टर नरेश जी, आखिरी सवाल रहेगा और चाहूंगा थोड़ा जल्दी से जवाब दें क्योंकि समय बहुत कम है। कॉम्प्लिकेशंस और ट्रीटमेंट दोनों चीजें एक साथ। पहले मैं बता दूं, जो अस्थमा है, मैंने पहले भी वर्ड यूज किया था, ये अपने आप में पूरी तरह ठीक हो सकता है। अनटिल अनलेस आपको बार बार अटैक्स हो जाते हैं तो आपको एक और कंडीशन है जिसको हम आम जुबान में सीओपीडी कहते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें कि नालियां डैमेज होनी शुरू होती है, वो ना हो, वो हार्ट की इन्वॉल्वमेंट ना हो। ये तो कोई कॉम्प्लिकेशंस की बात। बाकी ये जैसे कि मैं पहले डॉक्टर राज मेहता भी जिक्र कर रहे थे, जो दूसरी कोमोबिलिटीज हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लिवर डिसीज वगैरह, इसको थोड़ा बिगाड़ सकती हैं। जहां तक आपने कहा कि इनका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। आज की तारीख में जितनी इनहेलेशनल ड्रग्स हैं, अक्सर क्या है कि हमारे देश में पर्टिकुलरली गांव वाले या उस किस्म की सोच के लोग इनहेलेशनल ड्रग्स, इनहेलर लेने में थोड़ा वहम करते हैं। डॉक्टर साहब मैं साई में लेता रहूंगा, मेरे को तो स्टिग्मा हो जाएगा, ऐसा उनको नहीं सोचना चाहिए। हमारे हिसाब से अगर एक अच्छा इनहेलर या नेबुलाइजेशन से पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाता है तो वो कहीं बेहतर है, इससे बेहतर है कि हम मुंह से ब्रोंकोडायलेटर्स लें। अगर पेशेंट का डोज एडजस्ट हो जाता है और प्लस अगर अटैक ज्यादा है तो हमें स्टेरॉइड्स देने चाहिए, लेकिन स्टेरॉइड्स का हमेशा जुडिशियस यूज होना चाहिए। मैंने ऐसे हजारों लाखों लोग देखे हैं, वो एक सस्ती सी गोली खा के, प्रेडनिसोन खा के बड़े खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं दूसरे डॉक्टर तो मुझे ठीक नहीं कर पाते। तो मैं इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ स्टेरॉइड्स के बहुत खिलाफ बोलूंगा। अपने डॉक्टर के टच में रहिएगा और उसकी सलाह फॉलो कीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और खासतौर पर जो अस्थमा को लेकर हमने आज विषय चुना, इस पर बातचीत करने के लिए, लोगों को जो है वो सही ढंग से बताने के लिए कि आखिर अस्थमा होता क्या है, इससे आने वाले समय में किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं और जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या हार्ट से जुड़े पेशेंट्स हैं, मरीज हैं, उन पर इसका कितना ज्यादा असर हो सकता है। और दूसरी तरफ प्रदूषण की समस्या लगातार दिल्ली में जो है वो देखने को मिल रही है, उनके लिए भी किस तरह की सावधानियां हैं, हमारे जो आज मेहमान थे उन्होंने बड़े ही शालीनता के साथ आपके सामने रखा। फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। भरोसे की नींव पर हो घर मेरा। आप अपने सपनों का घर बनाइए, मजबूती का भरोसा हमारा। ज्योति टीएमटी, भरोसे की ताकत। फेरों के लिए खड़े हो जाइए। शादी का ख्याल आए तो सपनों से निकलकर शादी.com पे आए।